नारी ही मानव का विकास करती है, नारी ही नकारात्मकताओं का विनाश करती है। आज हम विद्या वीरम पे नारी सशक्तिकरण के इस टॉपिक पे एक बहुत ही सशक्त महिला के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ हैं भारती मांडोरे जी, जिन्हें ईवा भारती के नाम से भी जाना जाता है। शी इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ईवा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मैम पिछले 14 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू वंशिका, थैंक यू। मैम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस संस्था की शुरुआत कब हुई? संस्था की शुरुआत तो देखिए, मेरा एक छोटा सा बिजनेस था, उसी के तहत मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसके साथ साथ हम छोटे मोटे जो एक्टिविटीज़ होती थी जो महिलाओं के लिए, उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। 2000 के अगर अराउंड का हम अगर टाइम देखें, महिलाओं की स्थिति तब थोड़ी सी गंभीर ज़रूरत थी। अभी हम डिज़ास्टर चेंज देख रहे हैं। विद इन ये 10 ईयर्स में हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन तब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते थे। और इसी के तहत हमने देखा कि महिलाओं को सक्षमता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आर्थिक सक्षमता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए हमने फिर छोटे छोटे उनको एम्प्लॉयमेंट की जो ट्रेनिंग्स होती है, उसके लिए हमने कुछ वर्कशॉप्स वगैरह उनके लिए अरेंज करते रहे। पहले हम ऑन फील्ड करते थे, जो स्लम्स देखते थे वहाँ पे 10-50 लेडीज़ हो जाती थी, तो वहीं पर हम फिर उनके लिए प्रोग्राम्स या जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो अरेंज करते थे। और इस तरीके से ये शुरुआत हुई और बहुत सुंदर शुरुआत रही है। और आज 2 इंस्टीट्यूट है ईवा के, और जहाँ हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग बच्चों और महिलाओं के लिए दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक शुरुआत हमने उस वक्त की थी। आप बहुत ही मैम अच्छा और नेक काम कर ही रहे हैं मैम। क्योंकि आप इतने सालों से ये काम कर ही रहे हैं, तो हमारे आसपास की जो महिलाएं हैं वो किस तरह के अपराध का सामना कर रही हैं? देखिए, सिचुएशंस महिलाओं की अलग अलग अपने अपने जगह है। मैंने देखा है कि इतने समय से मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ। मैंने सभी वर्ग की महिलाओं के लिए काम किया है, जिसमें स्लम्स से लेकर जो गरीब एक होता है, वहाँ के बच्चियाँ या महिलाएं हों, या फिर मिडिल हो या फिर हाई, क्योंकि हमारे पास सभी तरह के केसेस भी आते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा लीगल एडवाइजरी में भी हूँ और महिला बाल विभाग से क्योंकि जुड़े हुए हैं हम, तो बहुत सारे केसेस भी हमने हैंडल किए हैं। तो सभी के अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम मिडिल क्लास से अगर छोटा वर्क देखते हैं, तो उसमें हमने देखा कि महिलाएं जो है डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत ज़्यादा शिकार है, और उसमें कई तरीके की प्रताड़नाएं उनके साथ हो रही हैं। कई तरीके के छोटे मोटे अपराध ज़रूर वहाँ हो रहे हैं, तो वो एक अलग है। जब हम देखते हैं कि महिलाएं जॉब कर रही, बहुत सक्षम हैं, और वहाँ पर भी जैसे जॉब जहाँ पे सेंटर होते हैं वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है कि हाँ, एक लीगल एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए। तो वो अभी अवेयरनेस उसके लिए आई है, उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर भी हरासमेंट्स महिलाओं के साथ होते हैं जहाँ महिलाएं जॉब करती हैं। महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि घर में भी कहीं ना कहीं प्रताड़ना है और बाहर भी है। इवन आप रास्ते से सफ़र कर रहे हैं तो भी है। तो मैं सोचती हूँ कि महिलाओं की अपनी अलग प्रॉब्लम्स है जिसको फेस करते आ रही है। और कई ऐसे केसेस हमने देखे, जैसे हम मान के चलिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, नाम हम लोग ओपन क्योंकि नहीं करते। एक बहुत बड़े मीडिया से रिलेटेड ये केस था, जिसमें बहुत बड़ी एंकर थी, उनके साथ में हरासमेंट हुआ था। और ये हुआ था कि उस केस में कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि उसी वहाँ के ही हेड थे जो इस तरीके की वारदात में इन्वॉल्व थे। तो हम सोच सकते हैं कि महिलाएं कहाँ सेफ है। हम रिसेंटली केस देखते हैं, अभी जो डॉक्टर का केस हुआ था कलकत्ता का, तो वो कितना वर्स्ट केस हुआ है। और विद इन उसी टाइम पीरियड में हमने देखा कि विद इन 3 डेज में, आपको पता है, करीब 60-67 ऐसे कुछ केसेस हुए थे उस वीक में। हाँ, रेप केस या तो ये मतलब वर्स्ट सिचुएशन में कहूँगी महिलाओं की या बच्चों की है। महाराष्ट्र में उस टाइम पीरियड में केसेस हुए। तो देखिए, बच्चियों से लेकर, मतलब जन्म से आने से लेकर मृत्यु तक महिलाओं का जो ये सिचुएशंस हम जो देख रहे हैं, तो ये मैं बड़ी चिंताजनक मुझे लगती है, और इस पर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। तो मैम उस हिसाब से तो हम फीमेल्स को कहाँ सेफ माने? क्या वो घर के अंदर ज़्यादा सेफ है या घर के बाहर ज़्यादा सेफ है? देख मैम, फिर उस हिसाब से देखें तो फीमेल सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ है, घर के अंदर या घर के बाहर?
देखिए, महिलाएं सेफ नहीं है, हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में लेनी होगी हमें। हम रास्ते से चल रहे हैं तो हमें अपनी सेफ्टी लेकर चलनी, घर में है तो हमें इतना सक्षम रहना है कि हम किसी के द्वारा मेंटली या फिजिकली टॉर्चर ना हो पाए। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई हमारे ऊपर किसी तरह का अत्याचार ना कर पाए। तो मुझे लगता है महिलाएं कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके के केसेस अभी हम देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि बच्चियों को, हमें खुद को हर तरीके की वो ट्रेनिंग्स लेने की जरूरत है जिससे हम सेफ और सिक्योर्ड फील करें, और हम इतने सक्षम होने चाहिए कि हम इस तरीके के अपराधों को रोकने में भी जरूर कारगर साबित हो। बिल्कुल मैम। मैम, मेरे हिसाब से इन सब की शुरुआत एक अवेयरनेस की एजुकेशन सिस्टम से होती है। मैम, चाइल्ड अब्यूजेस के केसेस भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसे क्या चेंजेस आने चाहिए, बदलाव आने चाहिए? साथ ही साथ मैम, स्कूल में आजकल विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है गुड टच और बैड टच की। क्या लड़कों को भी किसी तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए? बिल्कुल, स्कूल में सबसे पहले तो मॉरल एथिक्स पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जितना कि जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो बच्चे देखते हैं घर में का जो वातावरण होता है वो उसी को अडॉप्ट करते हैं। तो प्रायोरिटी हमें ये होनी चाहिए कि हम महिलाओं की रिस्पेक्ट करना उनको सिखाएं, चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो, या फिर हमारे मतलब बच्चों में ऐसे संस्कार होने चाहिए। साथ ही साथ में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को मिले। उसके बाद मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत हो रहे हैं, हम देख रहे हैं विद इन 6th स्टैंडर्ड की बच्चे सुसाइड कर रही हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हम देख रहे हैं समाज में, जो एक हम डिफरेंट लेवल के एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, क्योंकि पूरा डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हर तरीके से बच्चों में एक सेंसिटिविटी लाए, किस तरीके से हम दायरे बनाएं कि कहाँ हमें कितना इन्वॉल्व किस चीज़ में होना है। वो फिर चाहे आपका मोबाइल कनेक्टिविटी हो, आपका एजुकेशन हो, या फिर आपकी बाहर आपका जो लड़कियां हैं वो बाहर जा रही है आ रही है, तो उनको कैसे अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर करें कि कैसे वो सेफ रहे, क्योंकि अब एजुकेशन लेना है तो डेफिनेटली बाहर आपको जाना ही है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, तो कैसे सेफ्टी रखनी है। तो कहीं ऐसे जो मतलब लाइव ट्रेनिंग्स में इसको कहूंगी कि जो लाइव ट्रेनिंग्स है उसके लिए हमें जरूर बच्चों को अवेयर करना है। एजुकेशन अपनी जगह है, वो तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन ये भी एक जो लाइव एक्सपीरियंसेस है उसको भी हमें लगता है बच्चों को अवेयरनेस लाने की जरूरत है, और ये डेफिनेटली हमें एजुकेशन में इन्वॉल्व करने की जरूरत रहेगी। आई एम वेरी श्योर मैम, आपके व्यूज जो आपने इस बारे में बताए हैं वो व्यूअर्स समझेंगे और इस तरह से चेंजेस लाएंगे। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि रेप के केसेस भी काफी स्पेशली बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमने रिसेंट देखा कोलकाता रेप केस के बारे में, वुमेन अपने ही वर्क प्लेस पे भी सेफ नहीं है। बिल्कुल, इस पे आप क्या कहेंगी मैम? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना जो क्रिमिनल्स माइंड्स जो हैं उसको हमें पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अवेयर रहना एक हमारी, अब मैं सभी को, हमारे यहाँ भी इतनी लड़कियां हम देख रहे हैं ट्रेनिंग्स में, हम उनको ये कहते हैं कि आप अवेयर रहिए, जब आप रास्ते से जा रहे हैं आप देखिए कि आपको कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है, कोई बैड इंटेंशन से आपके साथ बात तो नहीं कर रहा है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आप निकले हैं तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ पर कितने अनसेफ है या सेफ है। तो ये हमें खुद को ही अपने सेंसेस बढ़ाने होंगे कि हम कैसे इस तरीके की जो सिचुएशंस में आते हैं तो हम बचे इन सब चीज़ों से। देखिए, हमारे जो जुडिशरी है इसमें बहुत सारे लूपहोल्स है, जिसमें हम मान के चलिए जो ये सोशल मिसोजिनी है, उसके बाद पुअर अपब्रिंगिंग है, सोशल डिले है, उसके बाद लीगल सिस्टम में जो है हमारे बहुत सारे बैकलॉग हैं, करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी है, जो स्लो जस्टिस हम कहेंगे, उसके कारण भी हम देखते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। तो मैं चाहूंगी कि इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है ही, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सबसे बड़ा केस हुआ था निर्भया केस, उसमें हमें पूरे 10 साल लगे थे क्रिमिनल्स को फांसी देने में। तो क्यों इतना डिले, जब हो गया है डिक्लेयर तो फिर क्यों हम इतना वेट करते हैं? स्पेशली आप देखेंगे कि इंडिया में ही जस्टिस पाने के लिए बैरियर्स बहुत सारे हैं, और वही चीज है जिसका पूरा खामियाजा महिलाएं भुगतती हैं, और जो फियर होना चाहिए, लॉ का जो फियर होना चाहिए वो नहीं है, और शायद इसीलिए इतने केस बढ़ते जा रहे हैं। मैम, ये बात तो सच है, क्योंकि फियर नहीं है और कोई पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है नहीं, इसीलिए तेजी से शायद ये चीजें बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं। ये है कि अब महिलाएं सतर्क रहें, तो मैं भी ये, क्योंकि आप कितना आप चेंजेस दूसरों केस में ला सकते हैं, जुडिशरी में ला सकते हैं, तो अब मैं चाहूंगी कि खुद महिलाएं अपने आप में चेंजेस लाएं, अपने सेफ्टी को प्रायोरिटी।
मैम, महिला अलर्ट होने के साथ, अवेयर होने के साथ साथ, क्या महिलाओं के कपड़े भी उनके प्रति अपराध का एक कारण है? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ा मिथ है। और मैं यही कहूंगी कि हम मैं एक सोच रही हूँ कि हम जब मंदिर जाते हैं, हम जब देवी के मंदिर जाते हैं, हम क्या प्रतिमा देखते हैं? हम जब देवी की मूर्ति देखते हैं, हम कैसे देखते हैं? सजी सी, सुंदर सी, है ना, वेल ड्रेस्ड, वेल मैनेज्ड, और बहुत सुंदर से कला करते हुए, पूरे आभूषणों के साथ में, बिल्कुल। सुंदर अच्छे से मेकअप किया हुआ होता है। तो ये सामने वाले की मानसिकता है कि महिलाओं को कैसे देखते हैं, क्योंकि महिलाएं बनी ही भगवान का ऐसा रूप है जिसको मतलब, तो आप अगर एक देवी स्वरूप हमारे देश में हम मानते हैं, तो हम आप इस तरीके का कृत्य कैसे कर सकते हैं एक महिला के साथ में? आप किस तरीके से इसे इस तरीके की भावना से आप किसी महिला को या लड़की को देख सकते हैं? और जरा भी ड्रेसेस का इसमें है नहीं, क्योंकि 4 महीने की 7 महीने की बच्चों के साथ अगर रेप हो रहा है, बिल्कुल। तो ये इसमें ड्रेसेस का कोई लेना देना नहीं है। और ये क्रिमिनल्स के माइंड होते हैं, या फिर ये जो विक्टिम ब्लेमिंग्स मैं कहूंगी ये है कि इसने इस तरीके के ड्रेसअप किया हुआ था इसलिए रेप हुआ। तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। महिलाओं को जितना खूबसूरत हो, वो जो कैरी कर सकती है वो करे। करो, मिनी स्कर्ट पहन के कैरी कर रही है तो वो दिखती है, सुंदर है, तो क्यों ना करे? इसमें एक कोई पुरुष या वो कैसे आप वो लगा सकता है, ब्लेम कर सकता है कि भाई तुमने इस तरीके का ड्रेसअप पहना है, तुमने जीन्स टॉप पहना है या तुमने मिनी स्कर्ट पहना है, तो इसलिए तुम्हारे साथ रेप हुआ। तो ये बहुत गलत मिथ है और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैम, तो ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये सब इतनी गलत हरकतों का इनको इन्फ्लुएंस मिलता कहाँ से है? देखिए, कहीं ना कहीं इनके जो जीवन रहा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस शायद उनके साथ हुए होंगे कि एक होता है ना कि एक क्रिमिनल माइंड हो जाता है उससे, कि फिर आप ये नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति उनके साथ, क्योंकि ये कब होता है जब आपने अभी जितने केसेस अभी जो रिसेंटली हम बात करें, जितने भी देखे, उसमें पेरेंट्स उनके नहीं हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके। तो मैं तो अभी जो हम लोगों ने जो अभी एक रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें यही मेंशन किया था कि जितने भी स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हो, तो वो ध्यान दे कि उनके फैमिली होना मैंडेटरी है, क्योंकि फैमिली होती तो इस तरीके के अपराध नहीं होते हैं। अगर सिंगल है व्यक्ति, उसको आपने जॉब दे दिया, तो वो एक क्रिमिनल माइंड अपने आप रहता है, क्योंकि वो सिंगल रहना है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस में होते हैं, मे भी, कि वो इस तरीके के क्रिमिनल माइंड्स उनके हो जाते हैं। तो मैम, क्या पनिशमेंट्स हैं फिर लॉ के अकॉर्डिंग जो भी ये क्राइम्स करते हैं उनके लिए? देखिए, हमारे यहाँ के जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो अभी हुआ था, जिसमें अगर हम एग्जाम्पल ले लो पॉक्सो, है ना, पॉक्सो के लिए क्या होता है कि आपको तुरंत सजा तो हो जाती है ना, लेकिन पॉक्सो एक अच्छा कानून बनाया है। एक सेकंड, एक ब्रेक, मतलब एक शॉर्ट पूछना चाहूंगी। सबसे पहले व्यूअर्स को आप प्लीज पॉक्सो क्या होता है थोड़ा वो ब्रीफ दीजिए, जिन्हें नहीं पता है। पॉक्सो अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने बहुत चलाए थे। जो अंडर 18 जो बच्चियां होते हैं, जिनके साथ किसी भी तरीके का हरासमेंट कोई ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो पॉक्सो के तहत उसको तुरंत ही सजा का प्रावधान होता है, उसमें सीधा फांसी की सजा है। तो ये बहुत अच्छा रहा है कि पॉक्सो के तहत ये अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ। लेकिन इसमें रेप केसेस में ये होता है कि अगर बहुत सारी चीज़ें, देखिए हमारे यहाँ फॉरेंसिक जो होता है उसमें बहुत लूपहोल्स है। हमारे यहाँ का जो जुडिशरी है वो बहुत वीक है, उसके कारण हो जाता है। तो कई ऐसे कारण हैं। लीगल सिस्टम है वो एक जिसका बैकलॉग है, वो ज़रूर सज़ा देने में थोड़ा डिले हो जाता है। मैम, बहुत सारी चीजों में शायद इंडिया को थोड़ा और डेवलप होना चाहिए और शायद बहुत सारी चेंजेस और बदलाव आने की जरूरत है बढ़ते क्राइम्स को देखते हुए। बिल्कुल मैम, इसके साथ साथ लड़कियों की सुरक्षा के लिए सरकार में भी क्या बदलाव आने चाहिए? देखिए, जैसे अभी जो रिसेंटली बदलाव हुए, तो पॉक्सो का तो बहुत अभी अवेयरनेस चल ही रहा है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली अभी यहाँ इंदौर में ही कलेक्टर जो है उन्होंने पॉक्सो के तहत जितने भी ऑफिसेस है वहाँ पे लीगल कमेटी जो है, जिसमें उसका प्रावधान अभी स्टार्ट हुआ है और वो मैंडेटरी कर दिया है अगर नहीं होता है। तो ये तो बहुत बेसिक ज़रूरत होती है। कहीं अगर महिलाएं काम करें तो उनकी सुरक्षा प्राथमिकता पे लेने की ज़रूरत है। तो अगर इसके लिए भी हमें एक सख्त कानून लाना पड़ रहा है, या तो ये मुझे लगता है कि बहुत बेसिक चीज है। तो ये महिलाओं को खुद को ही लाने की जरूरत है कि हम यहाँ काम करें। जब ये लॉ है तो भाई आपने क्यों नहीं है यहाँ पे? तो हम अगर जॉब के लिए जा रहे, इंटरव्यू के लिए जा रहे, तो हम जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, जहाँ हम जॉब करें, क्या वो सुरक्षित प्लेस है? उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अभी जो डॉक्टर का केस हुआ है, वहां पे वो अकेली बच्ची थी जो सो रही थी, तो आप लॉक नहीं कर सकते अंदर से, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप 24 घंटे अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आप 2-4 घंटे की गहरी नींद लेंगे ही लेंगे।
बिल्कुल। उसी के बीच में ये हुआ है। तो आपने क्या ऐसी बच्चियों के लिए जगह बनाई है जहाँ पे अगर वो 4 घंटे रेस्ट कर रही है तो वो पूरा सिक्योर प्लेस है या नहीं है? जहाँ पे स्कूल में बच्चियां जा रही हैं वहां पे जेंट्स लोगों की जरूरत ही नहीं है। इतनी सारी फीमेल्स हैं जिनको रिक्वायर्ड है जॉब की, तो हम फीमेल्स को क्यों प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं? तो ये ऐसे कई ऐसे इश्यूज हैं जिसको रेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि महिलाएं खुद अवेयरनेस के लिए वर्क करें अपना, कि अपनी बच्चियां जहाँ पढ़ रही हैं तो वहाँ अगर आप फ्री हैं तो आप खुद वहाँ जॉब करिए, आप दूसरी बच्चियों को भी सिक्योर करिए। तो बहुत सारे इश्यूज थे अभी जो हम लोगों ने रेज किए हैं। मॉलेस्टेशन के किस तरह के केसेस आप होते हुए देखती हैं? एक महिला थी जिसको गुजरात से लाया गया था। अच्छा। इसलिए लाया गया था क्योंकि उसको बच्चे नहीं होते थे, है ना। ये किस तरीके के केस आए हैं। ओके। एक गुंडा था जिसने एक लड़की को बंद करके रखा हुआ था कितने समय से, और शायद उसको जलाने की कोशिश हो रही थी। और मतलब ये बहुत नॉर्मल केसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तब वो एक हम देखेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा केस मैंने सॉल्व किया था उस वक्त। मैं 7 दिनों की बच्ची का सौदा हो रहा था। अच्छा। तो इस तरीके के कई ऐसे केसेस हम लोगों के सामने आए हैं। तो हम अगर देखें तो महिलाओं के प्रति हम बहुत छोटी सी चीज़ मैं कहती हूँ इंडिया में, कि बेटी को अगर लाना है तो सबसे पहले सिस्टम, यहाँ की सुरक्षा, और देखिए कि हाँ बच्ची कितनी सिक्योर है, क्योंकि कैसे आप सेफ रख पा रहे बच्चे को। तो सभी इन्वॉल्व थे इसमें, डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व थे। अच्छा। तो ये सिचुएशन है, पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व है इस तरह के क्राइम्स करने में। जो डोमेस्टिक वायलेंस के सबसे ज्यादा केसेस होते हैं वो मिडिल से हाई प्रोफाइल फैमिलीज में हो रहे हैं आज की तारीख में। आज सबसे बड़ा इशू हो गया है ये सोशल बुलिंग जिसको कहते हैं, महिलाओं के साथ में अफेयर्स करना, जो ऑनलाइन जो सिस्टम्स हो रहा है उसके थ्रू जितने भी सोशल मीडिया है वहां सबसे ज्यादा हरासमेंट हो रहा है। तो हम इसको दायरे में नहीं बांध सकते। आप जितना ज्यादा आप वाइड हो रहे हैं, जितने ज्यादा आप सब चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उतने ही ज्यादा अलग अलग तरीके के क्राइम्स पैदा हो रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें ये हैं कि हम अपने बच्चियों को और महिलाओं को किस तरह से अवेयरनेस इसमें लाएं। मैम, जैसे इतने चेंजेस आए हैं, लॉज हैं, सोशल मीडिया है, अवेयरनेस है, स्टिल डू यू थिंक कि इंडिया जो हमारी कंट्री है वो वुमेन्स के लिए सेफ है? देखिए, बाहर भी बहुत सारे इस तरीके की महिलाओं के साथ वारदातें होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन वहाँ पे सारे केसेस दर्ज होते हैं। अभी हम देखेंगे कि रिसेंटली 67-66 केसेस हुए थे विद इन 15 दिन में, जो ये डॉक्टर वाला केस हुआ था उसके बाद। तो इतने केस दर्ज होते हैं, है ना। कई ऐसे केस होते हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं। तो महिलाओं के साथ मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस से लेके छोटे छोटे जो होते हैं, टिसिंग है या फिर मेंटली टॉर्चर्स है, वो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे जैसे महिलाओं को डोमिनेट करने का जो पहले से चलता आ रहा है वो अभी भी कहीं ना कहीं फैमिलीज में हम देखते हैं। तो क्राइम रेशो मुझे लगता है, ये जरूर है कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज भी इंडिया में ज्यादा मिलती हैं। एजुकेशन के लिए अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जा रहे हैं महिलाओं की ग्रोथ के लिए, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और आरक्षण अभी महिलाओं को ज़्यादा मिला है। पॉलिटिकली वो इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा महिलाओं का है अदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं देख रही हूँ कि समाज में महिलाओं के प्रति सुधार में हो रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ जो ये क्राइम बढ़ रहा है कि महिलाएं आगे जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी सोच वाले लोग जो इसके शायद अगेंस्ट हैं कुछ, तो वो इस तरीके की वारदातें बढ़ भी रही हैं। तो मैं सेफ्टी के लिए ज़रूर मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा डाइवर्ट हो गवर्नमेंट और इस पर भी कुछ सख्त कानून और इजाद की जाए। मैम, आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी? यूथ के लिए तो मेरा यही संदेश है कि देखिए, हमारा जो समाज है उसमें बदलाव यूथ ही ला सकता है, क्योंकि एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं हमेशा यूथ को कहती हूँ कि एटीट्यूड और एक्शन दोनों एक साथ करिए तो उसका इम्पैक्ट समाज में बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल मैम। मैम, इसी के साथ ही साथ एक औरत को, स्पेशली एक मैरिड वुमेन को, कितना ज़रूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना? आज की तारीख में मैं मानती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं में एक आत्मविश्वास तभी आता है जब वो फाइनेंशियल सिक्योर फील करती हैं। उनके
डिसीजन पावर उनके बढ़ जाते हैं, वो बेहतर कर सकती हैं जब वो सिक्योर्ड और आत्मविश्वास से भरी होती है। और मुझे पता है कि महिलाएं कभी भी अपना पैसा खुद पर खर्च नहीं करती है, या तो वो अपनी फैमिली और बच्चों के लिए करती हैं। तो मैं बहुत जोर देती हूँ कि आर्थिक सक्षमता महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं अभी लाडली बहना योजना है या फिर लखपति दीदी योजना है, इस तरीके के कई मतलब डिजास्टर चेंज हम देख रहे हैं कि महिलाओं को मिल रहे हैं, और महिलाएं पैसों का बहुत अच्छा यूज़ कर रही हैं। और ज़रूरी भी है, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी लड़कियों के ऊपर इतना खर्चा में भी पेरेंट्स करना कम वो करते हैं। तो अगर बच्चियों को अगर इस तरीके की सुविधाएं मिल जाएं तो वो अच्छा एजुकेशन ले सकती हैं। महिलाएं अगर कभी कोई विपत्ति में आ जाए तो उसमें भी हम उनके पैसों का यूज़ कर सकते हैं। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे यहाँ महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, और हमारा फोकस यही होता है कि जो भी बेस्ट एजुकेशन है जिससे वो अच्छा अर्न कर सकती हैं, तो वो ट्रेनिंग्स हम लोग महिलाओं को प्रोवाइड कराते हैं। ओके मैम, महिला सशक्तिकरण पे तो आज हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब हम जानना चाहेंगे आपके एनजीओ के बारे में। प्लीज हमें अपने एनजीओ के बारे में कुछ बताइए, और आप किस तरह की समाज सेवा कर रही हैं, प्लीज वो भी बताइए। देखिए, महिलाओं की हर एक स्थिति को हम समझ पाए हैं इतने समय से। एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वर्क कर ही रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर जैसे उनका एजुकेशन है उसकी तरह से। उसके बाद हमारा जो JMD इंस्टीट्यूट है उसके तहत में हम लोग इनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कुछ मिनिमम खर्चे में ही हम इनको MBA वगैरह इस तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग करवाते हैं। किस तरह के भविष्य का निर्माण आप करना चाहती है महिलाओं के लिए? सेफ सिक्योर, जहाँ पे महिलाएं लीडर होकर रास्ते पर चल पाएं, और एक कॉन्फिडेंस हो। और अगर माँ अपनी बेटी को भेज रही थी वो बिल्कुल निश्चिंत रहे कि हाँ मेरी बेटी समाज में बिल्कुल सुरक्षित है। अभी मैं यही चाहूँगी कि सिक्योर सेफ अच्छा एटमॉस्फेयर महिलाओं और बच्चियों को मिले। आज के पॉडकास्ट में मैम हमने बहुत सारी बातें करी, कैसे औरतों को सिक्योर होना चाहिए, सेल्फ अलर्ट होना चाहिए, अवेयरनेस, सशक्तिकरण, एम्प्लॉयमेंट कितनी ज़रूरी है, और भी बहुत कुछ। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू। नारी सशक्तिकरण पे आज का विद्या वीरम का ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।